इससे पहले वाले वीडियो में हमने अप टू 37-38 क्वेश्चन को कर लिया था एनएचपीसी जेई के 5 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट वाले पेपर को। आज हम क्वेश्चन नंबर 38 to 74 करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है पहला है, इन कैडमियम कॉपर कंडक्टर एडिशन ऑफ 1 to 2% कैडमियम टू कॉपर इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ बाय अप्रोक्सीमेटली। सबसे पहले जो हमारा कंडक्टर रहता है ओवरहेड के लिए वो बेसिकली हम कॉपर या एल्यूमिनियम, गैल्वेनाइज स्टील एंड कैडमियम कॉपर ये चार ही यूज करते हैं, जिसमें जो वाइडली है हम एल्यूमिनियम करते हैं यूज बाय मीन्स ऑफ ACSR कंडक्टर। उसके बाद गैल्वेनाइज स्टील जो है इसको हम ग्राउंड वायर के लिए टॉप ऑफ टावर में यूज करते हैं, और एक कंडक्टर होता है कैडमियम कॉपर। अब क्या होता है, कॉपर जो है, कॉपर की कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा रहती है बट टेंसाइल स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा नहीं रहती है, बट हाँ वहाँ पे काम चल जाता है। अगर हम कैडमियम कॉपर को 1 to 2% अगर हम एडिशन करें तो हमारा जो टेंसाइल स्ट्रेंथ रहता है, उसकी जो स्ट्रेंथ रहती है कॉपर कंडक्टर की, वो 50% से बढ़ जाती है, और जो कंडक्टिविटी है सिर्फ 15% ही डिक्रीज होती है। इसके बारे में कुछ और चीज़ देख लेते हैं। कैडमियम कॉपर जो है ये खास करके लॉन्ग स्पैन लाइन में यूज होता है, लाइक रिवर का जो दो साइड रहता है या क्रॉस, इस टाइप से, क्योंकि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है। सिंस कॉपर एंड कैडमियम दोनों का भी कॉस्ट ज़्यादा होता है तो इसको हम काफ़ी स्मॉल डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हीटिंग ऑप्टेन विद द हेल्प ऑफ ईडी करंट हीटिंग। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है। अगर मैं रेजिस्टेंस हीटिंग की बात करूँ तो ये जो है I²R प्रिंसिपल पे वर्क करता है। बम्बार्डमेंट हीटिंग जो है ये इलेक्ट्रॉन का जो है बम्बार्डमेंट से होता है हीटिंग, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग जो है ये एक तरीके से कैपेसिटर के जैसा दो प्लेट रहता है कैपेसिटर का, इस पे ये वर्क करता है। जो इंडक्शन हीटिंग है यहाँ पे एडी करंट हीटिंग इन्वॉल्व रहता है, जैसा कि आप इंडक्शन कॉपटॉप देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग शेप कोर विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 400 mm² कैरीड ए फ्लक्स ऑफ 10 मिलीवेबर, फाइंड इट्स डेंसिटी। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, हमारे पास एक रिंग शेप का मैग्नेटिक सर्किट है, ठीक है, 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, और ये मिली वेबर है तो 10 × 10⁻³ वेबर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10⁻² वेबर। हमें फ्लक्स डेंसिटी निकालना है। फ्लक्स डेंसिटी इक्वल टू होता है फ्लक्स पर यूनिट एरिया। जो हमारे पास फ्लक्स है उसकी वैल्यू हमें दी हुई है 10⁻², और ये हो जाएगा 400 ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर 25 टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फाइंड V2 इन द फॉलोइंग सर्किट। मीन्स कि ये जो 400 ओम का रेजिस्टेंस दिया गया है इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा अगर यहाँ से करंट फ्लो होती है I। सबसे पहले I जो है I इक्वल टू हो जाएगा 12 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में है तो 415 + 3 800 ओम हो जाएगा। अब हमें वोल्टेज V2 जो होगा वो हो जाएगा हमारा 400I। तो अगर हम इसको करते हैं तो ये 12 × 400 अपॉन 800, तो ये हमारा 6 वोल्ट आ जाता है। नेक्स्ट है, द पिक पॉइंट वोल्टेज एंड द वैली पॉइंट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। देखिए ये है हमारा टनल डायोड, जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हो, ये टनलिंग इफेक्ट पे काम करता है। जीनर डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हमारा स्कॉटी डायोड है, और ये जो हमारा वैरेक्टर डायोड है जो कि रिवर्स बायस में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ आर्क लैम्प। देखिए आर्क लैम्प जो होता है उसको हम फ्लैश कैमरा में यूज करते हैं, वही लाइटिंग गार्डन के लिए या कार पार्किंग, प्लेइंग फील्ड के लिए। इसके लिए आजकल सबसे ज़्यादा हम LED लैम्प का यूज करते हैं। इससे पहले हमारा सोडियम वेपर या फिलामेंट लैम्प भी हमारा यूज होता था अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन, बट अगर हम फ्लैश कैमरा की बात करें तो वहाँ पे हम आर्क लैम्प का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, विथ रेफरेंस टू सिंक्रोनस मोटर स्टेट ट्रू फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट बताने हैं। हमारे पास दो स्टेटमेंट है। पहला है कि सिंक्रोनस कंपेंसेटर इज सिंक्रोनस मोटर रनिंग विदाउट ए मैकेनिकल लोड। अब देखिए सिंक्रोनस कंपेंसेटर जो होता है इसका यूज होता है बेसिकली पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए। जो कहाँ पे यूज किया जाता है, ये एक सिंक्रोनस मोटर रहता है जो ओवर एक्साइटेड रहता है और नो लोड पे वर्क करता है। तो क्या पहला हमारा सही है, विदाउट ए मैकेनिकल लॉस? हाँ, तो पहला स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। दूसरे की अगर बात करूँ, फॉर सेम आउटपुट एंड वोल्टेज रेटिंग सिंक्रोनस मोटर इज कॉस्टलियर देन द इंडक्शन मोटर। अगर हम इंडक्शन मोटर की बात करूँ और सिंक्रोनस मोटर का, दोनों का स्टेटर का जो रहता है वाइंडिंग वो लगभग 3 फेज स्टेटर रहता है, सेम उसमें 3 फेज सप्लाई देते हैं तो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे प्रोड्यूस होती है। अगर मैं बात करूँ कंस्ट्रक्शन वाइज, अगर सिंक्रोनस मोटर रहता है उसका रोटर जो है स्क्वेरल केज की अगर मैं बात करूँ तो उस पर कोई कॉम्प्लिकेटेड वाइंडिंग नहीं रहती है। वहाँ पे रोटर बार्स लगे हुए रहते हैं जो कि एक दूसरे के साथ शॉर्ट सर्किट रहते हैं कुछ इस तरीके से। वही अगर मैं बात करूँ
सिंक्रोनस, ये हमारा इंडक्शन मोटर का हो गया रोटर का कंस्ट्रक्शन। अगर मैं सिंक्रोनस मोटर का बात करूँ तो वहाँ पे जो उसका जो आर्मेचर रहता है उसमें तो सबसे पहले वाइंडिंग रहती है, उसके बाद जो है वाइंडिंग को अलग से एक्साइटेशन की नीड पड़ती है, उसके लिए उस एक्साइटेशन के लिए हमें ब्रशेस की रिक्वायर्ड होती है। अब इसको स्टार्टिंग करने के लिए एक एडिशन डैम्पर वाइंडिंग की यूज होती है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने के चलते जो सिंक्रोनस मोटर है उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंडक्शन मोटर। तो मैं बोल सकता हूँ कि दोनों भी स्टेटमेंट हमारे ट्रू हैं। नेक्स्ट बात करूं तो हाफ वेव वोल्टेज डबलर कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी डायोड्स। तो वो हाफ वेव और फुल वेव दोनों में 2 ही डायोड के यूज़ किए जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद है हमारा फ्लो मीटर। आजकल फ्लो मीटर पे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो मीटर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौली थ्योरम। देखिए बर्नौली थ्योरम जो है उस पर ऑर्फिंग्स मीटर वर्क करता है। अगर हम बाकी की बात करूँ तो अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर जो है वो अल्ट्रासाउंड का ट्रांसमिशन और रिसीविंग के टाइम पे वर्क करता है। और अगर हम बात करें लॉबे इम्पेलर फ्लो मीटर, वो कुछ इस तरीके का रहता है, आप देख सकते हो 8 के शेप में है यहाँ पे, और ये घूमते रहता है। ठीक है, इस वर्किंग प्रिंसिपल जो है अपोजिट डायरेक्शन पे गैस फ्लो को मेजर करता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर सिंपली मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है। नेक्स्ट बात करूँ तो हमारे पास एक सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है, 400 प्राइमरी एंड 1000 सेकेंडरी टर्न्स। इफ प्राइमरी इज कनेक्टिंग टू 50 हर्ट्ज सप्लाई एट 500 वोल्ट, डिटरमाइन द वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी। अगर हम इसकी बात करें तो इस ट्रांसफॉर्मर को मैं इस तरीके से पहले बना लेता हूँ। ये प्राइमरी हमारे पास टर्न्स 400 है, और जो सेकेंडरी टर्न्स है ये ज़्यादा मैं ले लेता हूँ तो ये 1000 है। और प्राइमरी जो वोल्टेज है हमारे पास वो है हमारे पास 500 वोल्ट, और जो हमारा सेकेंडरी वोल्टेज है वो हमें फाइंड करना है। प्राइमरी से सेकेंडरी 2.5 टाइम्स टर्न्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली वोल्टेज भी जो है 2.5 टाइम्स इंक्रीज होंगे। तो हमारा वोल्टेज हो जाएगा 2.5 इंटू 500 इक्वल टू 1250 वोल्ट। सिंपली यहाँ पे हम N1 अपॉन N2 इक्वल टू V1 अपॉन V2 का फॉर्मूला यूज करते हैं। नेक्स्ट है इन फॉलोइंग सर्किट द फाइंड द टोटल करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। देखो वैसे तो ये क्वेश्चन थोड़ा एम्बिग्यूअस है, क्योंकि यहाँ पे 2 सीरीज में लगे हुए हैं फिर पैरेलल में लगे हैं। सिंस ये JEE लेवल का एग्जाम है तो बेसिकली हम उसको ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर रहे होंगे। सिंपली टोटल जो हमारा पावर है इसको हम ऐड कर लेते हैं, 15 + 10 + 20, तो ये हो जाता है 45 वैट। और हमारे पास वोल्टेज जो है वो 9 वोल्ट होता है, तो करंट हमारा ईजिली निकल जाएगा वोल्टेज अपॉन पावर अपॉन वोल्टेज इक्वल टू 45 अपॉन 9 इक्वल टू 5 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं द रेशियो ऑफ ऑपरेटिंग कैपेसिटी टू द अवेलेबल कैपेसिटी ऑफ ओपन डेल्टा कनेक्शन। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको हम पहले समझते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले देखिए जो हमारा ये डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर रहता है, अगर ये डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर वर्क करने लगता है ओपन कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर, तो इसकी जितनी कैपेसिटी मान के चलता हूँ, इसकी कैपेसिटी हमारी x है, तो इसकी जो कैपेसिटी है 1/√3 टाइम्स x हो जाएगी। क्लियर है। और यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारे पास 30 kVA का एक ट्रांसफॉर्मर था, इसको मैंने ओपन डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया, तो इसकी जो कैपेसिटी हो जाएगी 30/√3, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको अगर हम सॉल्व करने के लिए जाएं तो 17.32 kVA है। अब ये जो है 2 अलग अलग लोड पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इसको कितना मिलेगा 1.73/2, तो 8.66, और ये भी कितना सप्लाई करेगा 8.66 kVA। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये 30 kVA था तो 10 kVA सारे जो ब्रांच थे ये 10 kVA यहाँ पे ले रहे थे। क्लियर है। अब देखिए जो ओवरऑल कैपेसिटी है वो कितना हो गया 1/√3 टाइम्स, तो इसको 1/√3 का अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 57.7%। और वही एक जो है अगर मैं बात करूँ जो रिमेनिंग 2 बचे हुए हैं फेज, वो कितने परसेंटेज पे आ जाते हैं, वो आ जाते हैं 86.6% के रेटेड कैपेसिटी पे वो वर्क करने लगता है। नेक्स्ट आते हैं डैश इज द सेमीकंडक्टर डिवाइस विथ अ पीएन जंक्शन दैट कन्वर्ट लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए एलईडी क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी में, जो कि हम इसको सिंपल एग्जांपल लैंप ले सकते हैं। जीनर डायोड इसका ये कोई कन्वर्जन नहीं करता है, या टनल डायोड नहीं करता है। वही अगर मैं फोटो डायोड की बात करूँ, लाइक सिलिकॉन सेल हो गया हमारा सोलर सेल, वो क्या करता है लाइट जब भी इस पे आती है रेडिएट होती है तो ये लाइट को कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। 2 कॉइल हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस 16 and 4 हेनरी आर कपल्ड इन सच ए वे दैट म्यूचुअल इंडक्टेंस इज 4 हेनरी। लाइक हमारे जो नॉर्मल फॉर्मूला है म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल टू K√L1 into L2, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारे पास 4 है इक्वल टू K√16 into 4, तो K की जो वैल्यू है
इन डीसी मशीन डैश द सर्व एज अ रिटर्न पाथ ऑफ पोल फ्लक्स। सबसे पहले अगर मैं डीसी मशीन का बेसिकली कंस्ट्रक्शन देखूं तो एक यहाँ पे नॉर्थ पोल रहता है, एक साउथ पोल रहता है, ये हमारा पोल रहता है, ठीक है। अब ये पोल पे जो फ्लक्स है उसको स्प्रेड करने के लिए हम क्या करते हैं, पोल फेस के ऊपर पोल शूज लगाते हैं, जो कि ये आप देख सकते हो आर्क टाइप के शेप में है, ठीक है। अब क्या होता है, ये नॉर्थ टू साउथ जो है हमारा फ्लक्स यहाँ पे सेटअप होता है, और यहाँ पे जो आर्मेचर है ये जब घूमता है तो ये जो फ्लक्स यहाँ पे सेटअप हो रहा है इसे कट करता है, ठीक है। यहाँ तक के क्लियर है। अब देखिए अब क्या होता है, यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ तो फ्लक्स जाता ही है, और जो मैग्नेट का रूल है, मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेट में जो फ्लक्स है आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ जाता है, बट इनसाइड जो है वो साउथ टू नॉर्थ आता है। तो यहाँ से जो ये फ्लक्स है, ये जो फ्रेम टाइप का स्ट्रक्चर देख रहे हो जिसे कि हम योक बोलते हैं, यहाँ से फ्लक्स जो है वापस फिर यहाँ पे आता है। तो मैं बोल सकता हूँ योक जो है रिटर्न पाथ का भी काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन टू आइडेंटिकल साइनोसाइडल वोल्टेज विद 0 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट आर अप्लाइड ऑन CRO और XY प्लेट्स ऑफ CRO द लिसाजियस फिगर ऑब्टेन विल बी। देखिए लिसाजियस फिगर 0 डिग्री पे ऐसा होता है, अगर ये हमारा है तो एक ग्राफ बना लिया, वही अगर हम 180 डिग्री पे करें तो वो कुछ इस तरीके से होता है। आप यहाँ पे बाकी भी देख सकते हो और इसका स्नैप ले सकते हो कहाँ पे, और सर्कल होता है हमारा 90 डिग्री पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अभी हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फ्यूजन वेल्डिंग। वेल्डिंग को सबसे पहले हम समझते हैं, फ्यूजन नॉन फ्यूजिंग करने से पहले वेल्डिंग होता क्या है। जब भी कोई भी दो सिमिलर और डिसिमिलर मेटल को आपस में ज्वाइंट किया जाता है तो ये ज्वाइंट जो है आइदर हम प्रेशर की मदद से करते हैं या फिर हीट की मदद से करते हैं, ठीक है। अगर हम फ्यूजन वेल्डिंग की बात करूं तो यहाँ पे जो है बेसिकली जो अप्लाई करते हैं वो हम हीट पे देते हैं, वही नॉन फ्यूजन वेल्डिंग में हम बेसिकली प्रेशर को अप्लाई करते हैं, इसलिए नॉन फ्यूजन को प्रेशर वेल्डिंग भी बोला जाता है और फ्यूजन को नॉन प्रेशर वेल्डिंग भी बोला जाता है। अगर हम फ्यूजन वेल्डिंग की बात करें तो जितनी भी आर्क टाइप की वेल्डिंग है वो सारे फ्यूजन वेल्डिंग में आते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग, वही जितने भी रेजिस्टेंस वेल्डिंग है वो सारे वेल्डिंग जो है नॉन फ्यूजन में आते हैं। अगर हम फॉर्क वेल्डिंग की बात करें तो ये जो है नॉन फ्यूजन वेल्डिंग के अंदर में आता है, ये आप पूरे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पे जो है वेल्डिंग का, ठीक है। ये केमिकल एनर्जी के थ्रू होता है वेल्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू द डीसी मोटर स्टेट ट्रू फॉल्स, ये भी ट्रू फॉल्स टाइप का है। पहला है डिफरेंस बिटवीन आर्मेचर टॉर्क एंड शाफ्ट टॉर्क नोन एज लॉस टॉर्क, ठीक है। अब देखिए शाफ्ट टॉर्क क्या होता है और लॉस टॉर्क क्या होता है। अगर हमारा मोटर है ये मोटर का जो आर्मेचर है, ये आर्मेचर पे कुछ ना कुछ टॉर्क रहा होगा, ठीक है। अब ये जो यहाँ से जो टॉर्क है, अब ये शाफ्ट के थ्रू ये जो टॉर्क है यहाँ पे TS रहा होगा शाफ्ट टॉर्क। अब ये TA और TS जो है आपस में इक्वल नहीं होता है। अब जब भी पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी का जो ट्रांसमिशन हो रहा है, इस ट्रांसमिशन के टाइम में कुछ ना कुछ यहाँ पे टॉर्क लॉस्ट हो जाती है, जिसे हम लॉस्ट टॉर्क कहते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। दूसरा, इंक्रीज इन फ्लक्स और डिक्रीज इन टॉर्क, इंक्रीज इन फ्लक्स और डिक्रीज इन टॉर्क। अब इसको हम कैसे देख सकते हैं, जो हमारा टॉर्क होता है, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आर्मेचर करंट एंड फ्लक्स के। अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो हमारा टॉर्क भी बढ़ेगा, तो सेकंड स्टेटमेंट को हम फॉल्स कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेडेड पोल मोटर। देखिए शेडेड पोल एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, ठीक है। इसका टॉर्क काफ़ी कम रहता है, काफ़ी इसका वर्स्ट पावर फैक्टर रहता है, एफिशिएंसी भी काफ़ी कम रहती है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, शेडेड कॉइल रहता है, उसके पोजीशन के आधार पे ये अपना रोटेशन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करता है। अगर हम इसका बात करें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका आप स्नैप भी ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, 3 फेज इंडक्शन मोटर हैज 8 पोल्स एंड इट रन्स ऑन द सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 हर्ट्ज, फाइंड द स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको बताने की वजह से नीड नहीं है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डैश फॉर सिलिकॉन एंड डैश फॉर कॉपर। देखिए जो इलेक्ट्रिकल मटेरियल है उसको 3 तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं। एक होता है हमारा कंडक्टर, एक होता है सेमीकंडक्टर और एक होता है हमारा इंसुलेटर, ठीक है। सेमीकंडक्टर हमारा हो गया बेसिकली सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। ये बेसिकली 2 सेमीकंडक्टर है जो वाइडली यूज होता है। कंडक्टर हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट की बात करो तो कंडक्टर का सिर्फ टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव रहता है, वही ये दोनों का टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव रहता है। आप यहाँ से इजीली आंसर निकाल सकते हो, सिलिकॉन का जो है नेगेटिव होगा एंड कॉपर का जो है पॉजिटिव होगा,
ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज जो है यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस। इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस क्या होता है, ये जो रेट ऑफ चेंज है करंट और फ्लक्स का, उसके रिस्पेक्ट में जो इंडक्टेंस में आता है चेंज, उसको हम इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस बोलते हैं। आप यहाँ पे सारे ब्रिजेस को देख सकते हो, किसका कहाँ पे एप्लीकेशन होता है। ऑन ब्रिज का यूज इस एप्लीकेशन में होता है। नेक्स्ट है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अलाउड टू accumulate द चार्ज थ्रू 2.5 एम्पियर करंट, हाउ मच टाइम विल इट रिक्वायर टू accumulate चार्ज ऑफ 40 कूलम। बेसिकली इसमें हमें कुछ नहीं करना है, Q इक्वल टू आई टी का फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो Q इक्वल टू आई टी अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, एक मिनट यहाँ पे पहले पेन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। Q इक्वल टू आई टी, तो इजीली हमारे पास टाइम यहाँ पे पूछा गया है, तो टाइम इक्वल टू हमारा हो जाएगा, Q की वैल्यू 40 है अपॉन 2.5, तो ये हमारा हो जाता है 16 सेकेंड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, द यूनिट ऑफ रिलेक्टिविटी। अब ये जो यूनिट है रिलेक्टिविटी का, सबसे पहले रिलेक्टिविटी क्या होता है। रिलेक्टिविटी जो है इन्वर्स होता है परमिएबिलिटी का, परमिएबिलिटी। अब ये परमिएबिलिटी क्या होता है, जिसको हम म्यू बोलते हैं। अब सबसे पहले इसका यूनिट हमें हेनरी के फॉर्म में निकालना है, तो हम इसको सबसे इजी तरीके से हम पहले परमिएबिलिटी का यूनिट निकाल लेते हैं, फिर इजीली उसको रिवर्स करके रिलेक्टिविटी निकाल लेंगे। अब देखिए L जो होता है इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस n स्क्वायर अपॉन s होता है, इसको मैं बोल सकता हूँ n स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन म्यू L अपॉन a, तो इसको मैं लिख सकता हूँ n स्क्वायर म्यू a अपॉन L। अब देखिए L का यूनिट हमारे पास हेनरी हो जाता है, हेनरी n यूनिट लेस है तो उससे हमें कुछ नहीं करना है, म्यू को म्यू ही रहने देंगे। a जो है a का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, लेंथ का मीटर हो जाएगा, तो अगर हम इसकी बात करें ये कैंसिल हो जाएगा, जो म्यू का यूनिट है वो हो जाएगा हेनरी पर मीटर, तो इजीली रिलेक्टिविटी जो है इसका रिवर्स हो जाएगा, तो मीटर पर हेनरी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द करंट प्लग सेटिंग यूजुअली रेंज ऑफ 10 to 70% इन स्टेप ऑफ डैश फॉर द अर्थ लीकेज रिले। देखिए कुछ बुक्स हैं, उसका मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहाँ से ये सारे क्वेश्चन डायरेक्टली वर्ड टू वर्ड आए हुए हैं। जो ओवर करंट रिले रहता है उसका जो रेंज है 50 to 200% रहता है प्लग सेटिंग का, करंट का 25% के इंटरवल पे, वही 10 to 70% रहता है टोटल वैल्यू का इन स्टेप ऑफ 10% अर्थ लीकेज रिले का। फॉर पैरेलल सर्किट डैश इज द क्वांटिटी एनालॉगस टू रिएक्टेंस इन द सीरीज सर्किट। अब देखिए अगर हम सीरीज सर्किट की बात करूं तो आर होता है, एक्सएल होता है और एक्सी होता है। अगर हम इसको पैरेलल सर्किट में एनालॉजी करते हैं तो आर को हम जी कर लेते हैं, एक्सएल को हम बीएल कर लेते हैं, एक्सी को बीसी कहते हैं। अब देखिए इसको हम बोलते हैं ससेप्टेंसेस, ये दोनों हो गया इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, और ये जी हमारा कंडक्टेंस हो गया। नेक्स्ट है इन इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है, n इक्वल टू 120 f अपॉन पी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, इनवर्सली होगा नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट होगा नहीं, स्क्वायर रूट वाला कोई टर्म्स ही नहीं है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिकमेंडेड लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन इन कंट्रोल रूम ऑफ पावर हाउसेस। तो ये बेसिकली आप यहाँ से चार्ट देख लो, कंट्रोल रूम का 300 रहता है, और ये एग्जाम टू एग्जाम वेरी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इन अंडरग्राउंड सिस्टम द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड टू 2 वायर डीसी सिस्टम विथ मिड पॉइंट अर्थ इज दैट ऑफ 2 वायर डीसी सिस्टम। ठीक है, दो सिस्टम है हमारे पास, एक है 2 वायर डीसी, दूसरा है 2 वायर डीसी जिसमें कि मिड पॉइंट जो है अर्थ। ठीक है, तो इसको हम कैसे करके करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इसको सॉल्व करने से पहले हम अगर बेसिक चीज़ पे ध्यान दें तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे कि अंडरग्राउंड का निकालना है, ना कि ओवरहेड का। ठीक है, यहाँ पे अंडरग्राउंड के बारे में पूछा गया है, ना कि ओवरहेड के बारे में। सबसे पहले हम डीसी 2 वायर का लेते हैं। डीसी 2 वायर का लूँ तो एक हमारे पास यहाँ पे सप्लाई रहेगा, डीसी सप्लाई वॉटेवर, यहाँ से करंट हमारी आई फ्लो हो रही होगी। ठीक है, यहाँ से आई, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ये हमारा वोल्टेज मैक्सिमम है। ठीक है, और ये पावर पी डिलीवर करेगा। ठीक है, अगर मैं सेम रहेगा हमारा, बस इसमें जो है 2 अलग अलग सोर्स आ जाएंगे वोल्टेज, बिकॉज ऑफ कि हमें यहाँ पे ये करना है, मिड पॉइंट को अर्थ करना है। यहाँ से भी मैं आई करंट ले लेता हूँ। ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ से आई करंट रहेगा, यहाँ का जो वोल्टेज रहेगा ये वीएम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम में दिया हुआ है अंडरग्राउंड। दोनों की लेंथ एल रहेगी, पावर भी पी रहेगी, तो ऐसे केस में दोनों का जो वॉल्यूम रहेगा कंडक्टर का वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। अगर यहीं पे हमसे क्वेश्चन में कंसर्न कहा जाए कि ओवरहेड का निकालना है, तो ओवरहेड में जो सिस्टम रहेगा ये तो एज इट इज़ ही रहेगा, बट जो हमारा
मिड पॉइंट वाला सिस्टम है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज वी एम आ जाएगा और यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज है 2 VM आ जाएगा। ठीक है, 2 VM आ जाएगा, यहाँ से करंट आई रहेगा, इस तरीके से आई रहेगा, पावर भी यहाँ पे मैं P ले लूँ, सब कुछ ले लूँ, तो यहाँ पे 1/4 टाइम्स हमारा आंसर आ जाता। वैसे ये ऑप्शन में भी नहीं दिया है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में अंडरग्राउंड दिया है या ओवरहेड दिया है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज इज यूजफुल म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो हेविसाइड कैम्पबेल यूज है, इसका यूज़ होता है। तो सेम क्वेश्चन इससे पहले भी आया था। ठीक है, वहाँ पे भी हमने सेम चीज़ मेंशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे टैरिफ का क्वेश्चन है। पहला है ब्लॉक रेट टैरिफ, प्राइस पर यूनिट फॉर द फर्स्ट ब्लॉक इज लोवेस्ट। ठीक है, दूसरा है इन यूनिफॉर्म रेट टैरिफ प्राइस चेंज एज पर द यूनिट ऑफ कॉस्ट। देखिए, अगर हम यूनिफॉर्म रेट टैरिफ की बात करूँ ना, ये कैसा रहता है, अगर 4 रुपये पर यूनिट रहता है, आप अगर 100 यूनिट यूज करोगे तो 400 रुपये लगेगा, 500 यूनिट यूज करोगे तो 2000 रुपये लगेगा। मतलब कि मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कॉस्ट लेता हूँ या फिर यहाँ पे मैं यूनिट ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं कॉस्ट ले लेता हूँ, तो इसकी जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से बनेगी। वही अगर मैं ब्लॉक रेट टैरिफ के यूज़ को अगर मैं देखता हूँ, जो बेसिकली हमारे घर में जो बिजली का बिल आता है वो ब्लॉक रेट टैरिफ से आता है। इसमें क्या रहता है, 0 to 100, 101 to 150, 151 to 300, ये कुछ इस तरीके से ब्लॉक वाइज रेट डिसाइड किया जाता है। वो डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के ऊपर। पहला रेट का अगर 4 रुपये है तो हो सकता है दूसरे का 7 रुपये हो, नेक्स्ट वाले का 10 रुपये हो, और ये इंक्रीज़ होते रहता है। ठीक है, तो ब्लॉक रेट टैरिफ जो फर्स्ट ब्लॉक है उसका लोवेस्ट रहता है। इसका अगर हम ग्राफ की बात करें तो ये अगर हमारा ऐसा है, इसका स्लोप ऐसे करके ये चेंज होते रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट यूज फॉर फ्लूइड फ्लो मेजरमेंट। देखिए, पैरोमीटर जो है, पैरोमीटर ये होता है। ठीक है, कोविड टाइम में आप लोगों ने ये देखा होगा, छोटा सा पैरोमीटर है। ये रेडिएशन को इमिट करके क्या करता है, टेम्परेचर बता देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। ठीक है, और बाकी जो हॉट वायर एनीमोमीटर है आप वहाँ पे देख सकते हो, वो क्या करता है, फ्लो को मेजर करता है। और फिंसमीटर भी वही करता है। आई थिंक इसके पिछले वाले लेक्चर में भी हमने इसके बारे में देखा था। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर। देखिए, स्प्लिट कैपेसिटर मोटर है, इसकी पावर फैक्टर काफ़ी अच्छा रहती है, पुल आउट टॉर्क सब कुछ अच्छा रहता है, बट इसकी स्टार्टिंग टॉर्क कम रहती है। अब क्यों रहती है कम, जो मोटर है हमारा, इसमें 2 वाइंडिंग रहती है। इसका कुछ मैं रेजिस्टेंस ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हमारा रोटर है और ये हमारा सप्लाई। यहाँ से मेन वाइंडिंग की करंट जाएंगी, ठीक है, और यहाँ से स्टार्टिंग वाइंडिंग करंट जाएंगी। क्योंकि इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं रहता है तो ये हमेशा कनेक्टेड रहता है। अगर मैं इसका ग्राफ की बात करूँ तो दोनों कैपेसिटिव इन नेचर है। अगर मैं यहाँ पे रेफरेंस 0 डिग्री लेता हूँ, अगर मेरा IM यहाँ पे आता है तो IS भी हमारा यहाँ पे ही आएगा, क्योंकि दोनों में कैपेसिटर है तो दोनों लीडिंग में वर्क करेगा। अगर मैं वोल्टेज 0 डिग्री पे लेता हूँ तो इसके बीच का जो एंगल है, ये बीच का एंगल काफ़ी कम हो जाने की वजह से जो हमारा इसको हम अल्फ़ा बोल सकते हैं, जो टॉर्क होता है ये प्रोपोर्शनल टू होता है साइन अल्फ़ा के, तो क्या होता है इसका स्टार्टिंग टॉर्क कम रहता है। ठीक है, वही अगर हम स्टार्टिंग टॉर्क सबसे ज़्यादा कौन से मोटर का रहता है तो होता है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन इंडक्शन मोटर का, जो जिसमें कि इंडक्शन रन जो मेन वाइंडिंग है उसमें कैपेसिटर यूज़ नहीं होता है, सिर्फ स्टार्टिंग वाइंडिंग में रहती है, जो कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच के ऑपरेशन पे काम करता है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस का कितना रहता है पावर फैक्टर। तो ये वाला जो है थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का ऑफ क्वेश्चन हो गया, इसको हम एग्जैक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कितना होगा, बट चलिए ठीक है, अभी 0.8 हम कंसीडर कर लेते हैं इनडायरेक्ट का। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट, स्टार डेल्टा कनेक्शन के ऊपर है, 3 फेज सिस्टम के ऊपर। पहला है इन डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम द लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज आर इक्वल। अगर हम डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम की बात करें तो VL इक्वल टू VPH रहता है। स्टार कनेक्शन में क्या, ये हमारा डेल्टा का हो गया। अगर हम स्टार की बात करूँ तो VL इक्वल टू √3 VPH रहता है। ठीक है, ये स्टार कनेक्शन का रहता है। अगर सेम इसमें अगर हम करंट की बात करें डेल्टा कनेक्शन में तो IL इक्वल टू √3 IPH होता है, और यहाँ पे IL इक्वल टू IPH रहता है। ठीक है, अगर हम दूसरा नंबर में पूछा गया स्टार कनेक्टेड में जो वोल्टेज सीक्वेंस फेज सीक्वेंस ABC है, हमने यहाँ पे RYB ले लिया है। द लाइन वोल्टेज लैक्स द करस्पॉन्डिंग फेज वोल्टेज बाय 30 डिग्री। आप देख सकते हो ये जो हमारा वोल्टेज ये लाइन वोल्टेज है और ये हमारा फेज वोल्टेज है। जब हम इसको ड्राइव करते हैं फेजर में तो आप देख सकते हो ये 30 डिग्री लैग कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इन सिंगल फेज सर्किट एपरेंट पावर एंड रिएक्टिव पावर दिया हुआ है तो एक्टिव पावर निकालना है। एपरेंट पावर हमारे पास S की वैल्यू दी हुई है, रिएक्टिव पावर Q की वैल्यू दी हुई है, तो P निकालना है तो P स्क्वायर इक्वल टू S स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। S की वैल्यू देखूँ तो 250 का स्क्वायर माइनस Q का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा
150 का स्क्वायर, तो मैं 10 का स्क्वायर यहाँ पे कॉमन ले सकता हूँ, 25 स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 10 स्क्वायर मल्टीप्लाई 400, तो ये हमारा पी स्क्वायर की वैल्यू है, तो पी हमारा इसका अंडर रूट हो जाएगा, तो 10 × 20 = 200 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो